नमस्कार। आज हम एक कला श्रृंखला की गहराई में उतर रहे हैं जो वाकई में बहुत खास है। हाँ बिल्कुल। कलाकार हैं लियोनार्ड बे और उनकी ये जो श्रृंखला है इसका नाम है सबिन आलून सबिन की गीत कार्बी लोक रामायण। ये पेंटिंग्स रामायण की एक ऐसी कहानी कहती हैं जो शायद बहुत लोगों ने सुनी नहीं होगी। ये भारत के असम के कार्बी आंगलोंग इलाके की कार्बी जनजाति की अपनी रामायण है। हाँ, एक लोक संस्करण। हमारे पास जो जानकारी है वो कलाकार और उनके इस काम पर लिखे कुछ लेखों और नोट्स से आई है। और खास बात यह है कि ये पेंटिंग्स, जिन्हें सबिन आलून कहा जाता है, पहली बार इतने बड़े कैनवस पर, हर पेंटिंग करीब 2.5 गुणा 3 फीट की है, 9 चित्रों की पूरी श्रृंखला में बनी है। अच्छा, 9 पेंटिंग्स। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, इस कहानी में रावण की बहन का नाम शूर्पणखा नहीं, सबिन है। हाँ, ये एक बड़ा अंतर है। ये कहानी पीढ़ियों से मौखिक रूप में ही ज्यादातर चली आ रही थी, हालांकि कुछ लोगों ने इसे लिखा भी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इस कलाकृति और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कैसे कलाकार ने एक जीती जागती मौखिक परंपरा को कैनवस पर उतारा है, ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, तो चलिए पहले कलाकार लियोनार्ड बे के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जानना दिलचस्प है कि वे खुद कार्बी समुदाय से हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन से फाइन आर्ट्स में BFA किया है और कला में कई और डिग्रियां भी हैं उनके पास। स्पेन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। अच्छा। देश विदेश में कई प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है और 2011 से केंद्रीय विद्यालय संगठन में कला शिक्षक भी हैं। उनका खुद कार्बी समुदाय से होना इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही गहराई देता है। ये सिर्फ एक कला परियोजना नहीं रह जाती, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक बहुत बड़ा प्रयास बन जाती है। सही कहा। और जैसा आपने कहा, ये पहली बार है कि किसी कार्बी कलाकार ने सबिन आलून को इस तरह 9 बड़े कैनवसों पे चित्रित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब सीधे पेंटिंग्स पर आते हैं। 9 पेंटिंग्स हैं, एक्रेलिक में बनी है। पहली का नाम है रामबिनी, यानी राम का जन्म। रामबिनी। इसमें कहानी है बामुनपो किरी नाम के एक अमीर लेकिन विनम्र व्यक्ति की। वो 12 साल से निसंतान थे। 12 साल? हाँ, तो वो संतान का वरदान मांगने 12 पहाड़ियां लांघकर सोंग सारपो यानी उनके सर्वोच्च देवता उनके पास गए। पेंटिंग में नीचे बाईं ओर दिखाया है कि उन्हें एक दिव्य बांसुरी, पोंगसी या फिर एक सुनहरी छड़ी, सैर ए कोंग मिली। अच्छा, कोई दिव्य वस्तु मिली? हाँ, इसे एक फल के पेड़ पर फेंका गया और वो फल उनकी पत्नी हेम्फी को दिया गया और उस फल को खाने से रामबिनी यानी राम का जन्म हुआ। यहीं से देखिए, वाल्मीकि रामायण से अंतर शुरू हो जाते हैं। 12 साल निसंतान रहना, फिर जन्म का तरीका फल खाने से होना। हाँ। और सबसे चौंकाने वाली बात जो पेंटिंग के ऊपर दिखती है, राम के जन्म की खबर सुनते ही राबोन पपोटी यानी रावण, 12 सिर वाला रावण, हाँ, जिसके यहाँ 10 नहीं बल्कि 12 सिर दिखाए गए हैं, वो इतना चौंक जाता है कि उसकी पगड़ी, जिसे पोह कहते हैं, वो गिर जाती है। उसे पता चल जाता है कि भाई मेरा संहारक पैदा हो गया है। अरे वाह, ये 12 सिर वाला रावण तो सच में ध्यान खींचता है। और पूरी पेंटिंग में ये तिरछी और खड़ी पहाड़ियां हैं जिन पर सफेद रंग के स्ट्रोक्स हैं। कलाकार ने बताया कि ये कूटे चावल के पाउडर का प्रतीक है। हाँ, वो कार्बी लोग पवित्र स्थानों पर छिड़कते हैं, अर्नम अदोवन कहते हैं शायद। अच्छा। ये सफेद स्ट्रोक सिर्फ सजावट नहीं है। कलाकार के मुताबिक ये पेंटिंग को लोगों से, उनके सर्वोच्च देवता से और उनकी सौंदर्य की भावना से जोड़ने का एक तरीका है। इसमें आध्यात्मिकता और कला का एक बहुत सुंदर मेल दिखता है। ये दिखाता है कि लोक कथाएं कैसे स्थानीय मान्यताओं से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। अब दूसरी पेंटिंग पे आते हैं, सिंता कुंग्रिपी का जन्म यानी सीता का जन्म। यहाँ भी कहानी एकदम अलग है। हाँ, इसमें हेम्फू नाम के एक व्यक्ति हैं जो 12 साल से भी ज्यादा समय से निसंतान है। फिर से 12 साल का जिक्र। हाँ, वो पहाड़ियों पर जाते हैं जहाँ गांव के बच्चे मवेशी चरा रहे होते हैं। उनमें से एक अनाथ बच्चा है जांग्रेजो, उसे एक मोरनी का अंडा मिलता है। मोरनी का अंडा? हाँ, वो अंडा हेम्पू को दे देता है। हेम्पू पहले सोचता है इसे पी जाऊं, फिर नहीं, अपनी पत्नी हेम्फी को दे देता है। हेम्फी उसे एक बड़े बांस के टोकरे में, इंगटोंग कहते हैं उसे, उसमें रख देती है। और फिर होता है चमत्कार। 3 दिन और 3 रात के बाद, जिसे कलाकार ने पेंटिंग में 3 चांद और 3 सूरज बनाकर दिखाया है, उस अंडे से सिंता कुंग्रिपी यानी सीता का जन्म होता है।
पेंटिंग में मोरनी भी पीछे दिखाई गई है। अरे वाह, मोरनी के अंडे से जन्म, ये तो सचमुच बहुत ही विशिष्ट है। वाल्मीकि रामायण से कितना अलग है ना? बिल्कुल। सीता की उत्पत्ति की ये कहानी उन्हें सीधे तौर पर एक किसान परिवार और प्रकृति से जोड़ती है, जहां उनका पालन पोषण होता है। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस कहानी में राम और लोखोन मतलब लक्ष्मण भले ही अमीर घर में जन्मे, पर उन्हें भी किसान पृष्ठभूमि का ही माना जाता है। अच्छा, उन्हें भी? हाँ, लोक कथाएं अक्सर ऐसा करती हैं, पात्रों को अपने सामाजिक ताने बाने में ढाल लेती हैं। तो इसी किसान पृष्ठभूमि के बाद तीसरी पेंटिंग हमें राम, लोखोन और सिंता कुंगरपी की युवावस्था में ले जाती है। हाँ, इसमें हम देखते हैं कि राम और लोखोन धनुर्विद्या सीख रहे हैं और साथ ही कार्बी पहाड़ियों पर झूम खेती का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। झूम खेती, वो पारंपरिक तरीका? हाँ, पेंटिंग के ऊपरी हिस्से में राम अपने बाणों से हे ए पी नाम के एक राक्षस को मारते दिखाए गए हैं, जो कार्बी लोगों को बहुत तंग करता था। कलाकार ने यहाँ एक तिरछी कंपोजिशन इस्तेमाल की है, जिससे सीन में एक ऊर्जा सी लगती है। और नीचे वाले हिस्से में सिंता कुमरीपी को दिखाया गया है, घर के काम करते हुए, खाना बनाना, बुनाई, जंगल साफ करना, उन्हें बहुत ताकतवर बताया गया है। अच्छा। और यही कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। एक दिन जंगल साफ करते समय उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ लेकिन दिव्य लोहे का धनुर्बाण मिलता है, बहुत भारी, जिसे कोई उठा नहीं सकता, पर सिंता उसे उठाकर घर ले आती हैं। अरे, तो यहाँ धनुष सिंता को मिलता है, राजा जनक के दरबार वाला सीन नहीं है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये ना सिर्फ सिंता की शक्ति दिखाता है, बल्कि विवाह की पूरी शर्त को ही बदल देता है, जो हम अगली पेंटिंग में देखेंगे। और झूम खेती का जिक्र बार बार कहानी को कार्बी जीवन शैली से गहरे जोड़ता है। तो चौथी पेंटिंग इसी धनुष से जुड़ी है, सिंता का विवाह प्रस्ताव और राम सिंता का विवाह। हाँ, यहाँ घोषणा होती है कि भाई जो भी ये दिव्य लोहे का धनुष उठाएगा उसी से सिंता का विवाह होगा। बड़े बड़े राजकुमार आते हैं, योद्धा आते हैं, रावण भी आता है 12 सिर वाला, पर सब फेल हो जाते हैं। कोई नहीं उठा पाता। कोई नहीं। फिर आते हैं राम और लखन। राम ना सिर्फ धनुष उठाते हैं, बल्कि उसे खींचकर 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, तोड़ ही देते हैं? हाँ, और बस राम और सिंता का विवाह हो जाता है। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। इसमें एक अनोखी कार्बी परंपरा का जिक्र है, पिसुकेमन। पिसुकेमन, ये क्या है? शादी के बाद राम और लखन 1 साल तक सिंता के घर पर ही रुकते हैं और उनके परिवार के साथ झूम खेती में हाथ बटाते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग है। हाँ, ये शायद मातृसत्तात्मक समाज की तरफ इशारा करता हो या बस एक स्थानीय रिवाज हो। फिर 1 साल बाद वे अपने घर जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें 12 साल के लिए वनवास पर जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ भी देखिए, वाल्मीकि रामायण में 14 साल का वनवास है, यहाँ 12 साल। और कारण भी थोड़े अलग बताए गए हैं। क्या कारण? या तो राक्षसों का वध करना या फिर झूम खेती के चक्र के हिसाब से जंगल में रहना। अच्छा, मतलब कारण भी स्थानीय जीवन से जुड़े हैं। बिल्कुल। तो इस एक पेंटिंग में ही कितनी सारी खास बातें हैं। धनुष का सिंता को मिलना, विवाह की शर्त, ये पिसुकेमन वाली परंपरा और 12 साल का वनवास जिसके कारण भी अलग हैं। ये सब मिलकर कार्बी रामायण को एक अपनी पहचान देते हैं। सही कहा। अब कहानी आगे बढ़ती है। 5वीं पेंटिंग में एक जानी पहचानी घटना है, पर थोड़े अलग अंदाज में। यह है सबिन का लखन को विवाह प्रस्ताव और सबिन की नाक कटना। सबिन यानी रावण की बहन? हाँ, या सबिन एक बहुत सुंदर युवती का रूप धरकर लखन यानी लक्ष्मण के पास आती है और सीधे शादी का प्रस्ताव रखती है। अच्छा। हाँ, और दावा करती है कि वो सिंता से कहीं ज्यादा सुंदर है और घर के सारे काम मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, बुनाई, जंगल साफ करना सब कुछ कर सकती है। हाँ, ये तो शूरपणखा वाले प्रसंग जैसा ही है, लेकिन पात्र का नाम सबिन है और ये जो अपने गुणों का बखान है, खासकर घरेलू कामों का, ये इसे एक स्थानीय रंग देता है। हाँ, लेकिन नतीजा वही होता है। लखन उसका असली रूप पहचान लेते हैं, प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और उसकी नाक काट देते हैं। और बस इसी घटना से छठी पेंटिंग का माहौल तैयार होता है, सिंता का अपहरण, बदला। हाँ, अपनी बहन सबिन का ये हाल देखकर 12 सिरों वाला रावण गुस्से से पागल हो जाता है। वो बदला लेने की ठानता है। एक दिन राम एक सुंदर हिरण का पीछा करने निकल जाते हैं, जो असल में रावण का ही भेजा हुआ या बदला हुआ रूप था। मारीच वाला प्रसंग यहाँ भी है। हाँ, कुछ वैसा ही। कुछ देर बाद सिंता चिंता में लखन को भी राम को खोजने भेज देती हैं। लखन जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं और सिंता को उसे पार न करने को कहते हैं। लक्ष्मण रेखा। बिल्कुल। लेकिन तभी रावण एक साधु का भेष धरकर
भिक्षा मांगने आ जाता है। सिंता बेचारी भोली है, दया में आके भिक्षा देने के लिए जैसे ही रेखा पार करती है, बस रावण अपने असली रूप में आ जाता है। हाँ, अपने 12 सिर वाले भयानक रूप में, और सिंता का अपहरण कर लेता है। पेंटिंग में उसे सिंता को एक उड़ने वाले रथ में ले जाते हुए दिखाया गया है। और उस रथ के बारे में भी कुछ खास बताया है कलाकार ने? हाँ, बताया है कि वो आलोम विलोम नाम की किसी दिव्य लकड़ी से बना है। कहते हैं कि उसका छोटा सा टुकड़ा भी कहीं भी उड़ सकता है। फिर से 12 सिर वाला रावण और ये उड़ने वाली लकड़ी आलोम विलोम, ये सब इस लोक संस्करण की विशिष्ट पहचान है। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग तो है, पर ये विवरण इसे खास बनाते हैं। सही कहा। अपहरण के बाद कहानी पहुंचती है लंका, और 7वीं पेंटिंग है होलीमौथ द्वारा लंका दहन और रावण के प्राणों का रहस्य। होलीमौथ यानी हनुमान। हाँ, हनुमान जी का नाम यहाँ होलीमौथ है। इस पेंटिंग में होलीमौथ पहले एक मक्खी का रूप धरकर अशोक वाटिका में सिंता से मिलते हैं, उन्हें राम का संदेश देते हैं। ये पेंटिंग के बाएं कोने में दिखाया भी है। फिर वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाते हैं और रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। अच्छा, बूढ़ी औरत का भेष। हाँ, और यहाँ कहानी बड़ा दिलचस्प मोड़ लेती है। बूढ़ी औरत बनकर होलीमौथ रावण के सामने चिंता जताते हैं कि भाई राम और लोखुन बदला लेने आ रहे हैं, लंका अब सुरक्षित नहीं है। चालाकी। हाँ, रावण ये जाने बिना कि ये होलीमौथ है, अहंकार में आकर कहता है कि अरे डरने की कोई बात नहीं, वो राम से ज्यादा शक्तिशाली है और उसे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके प्राण तो एक गुप्त जगह पर सुरक्षित है। अच्छा, तो बातचीत में ही राज उगल देता है। हाँ, अनजाने में ही सही, वो होलीमौथ को अपने प्राणों का रहस्य बता देता है। ये तरीका बड़ा रोचक है। एक बूढ़ी औरत के भेष में मनोवैज्ञानिक तरीके से जानकारी निकालना बहुत नाटकीय है ना? इसके बाद पेंटिंग में होलीमौथ को अपने असली रूप में आकर लंका दहन करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ भी लंका दहन होता है। हाँ, होलीमौथ नाम भी स्थानीय रूपांतरण का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और इस रहस्य के खुलने के बाद आती है 8वीं पेंटिंग, राम द्वारा रावण का वध, बुराई पर अच्छाई की जीत, अंतिम युद्ध। हाँ, इसमें राम 12 सिरों वाले रावण पपोटी का वध करते हैं। रावण जमीन पर पड़ा है, उसकी नाभि में राम का तीर लगा है और खून बह रहा है। नाभि में तीर, कई लोक कथाओं में यही माना जाता है। हाँ, और एक खास बात यह है कि मरते हुए रावण को राम से क्षमा मांगते हुए दिखाया गया है। उसका बायां हाथ छाती पर है, जो कहते हैं वादे का प्रतीक है कि वो अगले जन्म में अच्छा इंसान बनेगा। दाहिना हाथ जमीन पर बेजान पड़ा है। ये पछतावा वाला हिस्सा बहुत मार्मिक है। और 2 और महत्वपूर्ण विवरण है यहाँ। क्या? पहला तो ये नाभि वाला घाव, दूसरा राम रावण का एक तीर उठा लेते हैं। कलाकार के अनुसार ये इस बात का प्रतीक है कि राम ने उसकी सारी बुरी शक्तियां ले ली ताकि रावण शांति से मर सके। अच्छा, ताकि वो सुधर सके अगले जन्म के लिए, शायद। और रावण के अनुरोध पर उसका दाह संस्कार लंका में ही किया जाता है। रावण का पश्चाताप, राम का उसकी बुरी शक्तियां लेना, ये युद्ध के अंत को एक अलग, मतलब मानवीय और दार्शनिक कोण देता है। बिल्कुल। ये कार्बी व्याख्या युद्ध और मृत्यु को सिर्फ विनाश की तरह नहीं देखती, बल्कि उसमें पछतावा व शुद्धि की संभावना भी खोजती है। और अब श्रृंखला की अंतिम 9वीं पेंटिंग, राम और सिंता का पुनर्मिलन। अंत। रावण के वध के बाद राम और सिंता फिर से मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है वाल्मीकि रामायण से। क्या अयोध्या वापसी नहीं? नहीं, वो अयोध्या वापस नहीं जाते। वे अपने 2 बेटों लोसो यानी लव और केहो यानी कुश के साथ जंगल में ही बस जाते हैं। अरे, ये तो बिल्कुल अलग अंत है। हाँ, वे एक सामान्य परिवार की तरह रहते हैं, झूम खेती करते हैं और शायद धरती से बाकी बचे राक्षसों का भी सफाया करते रहते हैं। मतलब कहानी एक तरह से वहीं लौट आती है जहाँ से शुरू हुई थी। जंगल और कृषि जीवन, ये राजाभिषेक और बाद की घटनाओं से एकदम अलग है। तो ये एक तरह से उनकी जो किसान पृष्ठभूमि बताई गई थी शुरू में और जंगल से उनका जो जुड़ाव था, उसी का सम्मान है। बिल्कुल सही समझा। यह अंत कहानी को एक चक्र की तरह पूरा करता है। ये राजसी खाट बांट के बजाय सादगी और प्रकृति से जुड़े जीवन को महत्व देता है, जो शायद कार्बी समुदाय के अपने मूल्यों को दर्शाता है। बहुत दिलचस्प। अब एक सवाल उठता है कि कलाकार ने ठीक 9 पेंटिंग्स ही क्यों चुनी? क्या इसका कोई खास कारण है? कलाकार ने बताया है कि इसका एक प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व है। अच्छा। कार्बी समुदाय की जो पारंपरिक पूजा पद्धति है, उसमें साखी किथिंग नाम का एक अनुष्ठान होता है। इसमें सिक्कों को तारी, मतलब एक तरह का चाकू होता है, उससे 9 बार पीटा जाता है। 9 बार? हाँ।
और माना जाता है कि ये 9 ग्रहों की पूजा का प्रतीक है। अरे वाह, तो 9 पेंटिंग्स का संबंध 9 ग्रहों से है। ऐसा कलाकार का मानना है, और क्योंकि सबिन आलून कार्बी समुदाय के लिए बहुत पवित्र कथा है, कलाकार ने श्रृंखला को पूरा करने के बाद खुद एक विशेष पूजा भी की, हेम्फू अवुर के माथा। पूजा क्यों? आशीर्वाद लेने के लिए, और कहानी के चित्रण में अगर कोई अनजाने में भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए। इससे पता चलता है कि कलाकार अपनी संस्कृति और आध्यात्मिकता से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उसे रचने की पूरी प्रक्रिया को अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से जोड़ा है। एक और बड़ी थोड़ी रहस्यमयी सी बात कलाकार ने बताई। क्या बात? वो बताते हैं कि जब वो पेंटिंग्स बना रहे थे तो उन्हें अक्सर अपने रंगों के ढक्कनों पर कुछ अजीब छोटे छोटे निशान मिलते थे। निशान? हाँ। कैसे निशान? उनका मानना है कि ये निशान शायद होली मोथ यानी हनुमान जी के पैरों के हो सकते हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, कि वो अपने प्रिय भगवान राम की कहानी को चित्रित होते देखने आते होंगे। कलाकार को ऐसा लगा कि ये निशान शायद उनसे कुछ कहना चाह रहे थे, कोई ऐसी बात जो पेंटिंग में दिखाने से रह गई हो। ये तो कमाल की बात है। तो क्या वो इन निशानों को भी दिखाने वाले हैं? हाँ, उनकी योजना है कि वो इन निशानों की तस्वीरें भी पेंटिंग्स के साथ प्रदर्शित करेंगे। ये अनुभव पूरी कहानी और कलाकृति में एक बहुत ही व्यक्तिगत और कह सकते हैं रहस्यमयी आयाम जोड़ता है। सच में। तो आज हमने लियोनार्ड बे की कला के जरिए कार्बी लोक रामायण सबिन आलून की एक अद्भुत दुनिया की झलक देखी। बहुत अनोखी दुनिया है ये। मुख्य बातें क्या रहीं? 12 सिर वाला रावण। एक विचार मन में आता है, कभी सोचिए अगर हमारी जानी पहचानी दूसरी पौराणिक कथाएं या ऐतिहासिक कहानियां उन्हें अलग अलग स्थानीय या आदिवासी संस्कृतियों के नजरिए से फिर से सुनाया जाए तो वो कैसी लगेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। उनमें कौन सी नई परतें और सच्चाइयां खुल सकती हैं, ये सोचना ही रोमांचक है। अगर कोई इन अद्भुत पेंटिंग्स को देखना चाहे तो ये 9 मूल पेंटिंग्स कलाकार लियोनार्ड बे के निवास पर देखने के लिए उपलब्ध है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। उनसे संपर्क करने के लिए आप उनके ईमेल leonardbayart@gmail.com पर लिख सकते हैं, या उनका यूट्यूब चैनल आर्ट फॉर ऑल लियोनार्ड बे या लियोनार्ड बे फाइन आर्ट अमेरिका देख सकते हैं, या फिर उनकी वेबसाइट https.leonardbayart.phtl पर जा सकते हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। जिर 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 कारदोम कार्बी भाषा में धन्यवाद।